जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं शाइक, जो कि जिम मैनेजर है, फिटनेस ट्रेनर है, बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट है। बड़ा अच्छा डाइट प्लान आप लोगों को बताते हैं। आप लोग देखते रहते होंगे अक्सर जुमेरात में हमारे शो में जो आते हैं और आकर जो है बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। माशाल्लाह। शाइक, कैसी आपने ईद कुर्बा मनाई? क्या मेरी तरह मनाई जिस तरह मैंने जो है वो 2 दिन लाइट के बगैर, पानी जो है वो मेरी पूरे मोहल्ले में भरा हुआ था और बारिश में नहाना तो खैर बहुत दूर तक बात है, तो आपकी ईद कुर्बा किस तरह की थी? देखें, ईद तो जो इस बार गुजरी है वो अभी आपने जो सवाल कर दिया ना, मतलब वो जख्म पे आपने नमक छिड़क दिया। जी, ये मैं चाह ही रही थी कि मैं ऐसा सवाल करूं। और जो बदतरीन हालत कराची की हुई हुई है फिलहाल, अभी तक जो बुरी हालत हुई हुई है, यकीन करें दिल ही नहीं चाह रहा कि अब कराची में हम रहें भी सीरियसली। और ईद कुछ इस तरह से गुजरी कि पहले हमने दूसरे दिन कुर्बानी करनी थी। अब हुआ यह है कि पहले दिन जब मगरिब हुई उसके बाद से बारिश होना शुरू हो गई हमारी तरफ। अब वो बाल मुस्तकिल होती रही, रुकी ही नहीं। बिल्कुल। और उस वजह से पानी जमा होना शुरू हो गया। अब हमारी गायें भी खड़ी हुई थी, वो बेचारी पूरी रात खड़ी रही इस वजह से, उस वज़ियत में एक अलग। और कोई जगह हमें मिल नहीं पा रही थी इस तरह कि हमको आराम से बिल्कुल सही कर सकते हैं कि एक तो ऊपर से पानी बरसा जा रहा है, फिर नीचे को ऐसा इंतजाम भी नहीं है कि पानी फ्लोट हो जाए, कुछ हो जाए, वो हाँ। जमा ही हुआ जा रहा है। बहरहाल हमने कुछ भी करके हमने कहा कुर्बानी तो करनी है। अच्छा, हम खुद से ही करते हैं कुर्बानी, ठीक है, खुद ही काटते हैं। तो मेरे भाई के 2 दोस्त भी आने थे, वो भी आ नहीं सके। अब फजर के बाद जो है हमने खुद ही काटी गए और ऐसी हालत में काटी, नीचे पानी जमा हुआ है, ऊपर से फुल तेज बारिश हुई जा रही है। उसमें हमने जानवर को गिराया, उसी में काटा, उसी में खाल उतारी और उसी में हालत खराब हो गई हमारी। अच्छा। और फिर इतनी गंदगी, मतलब ये हालत थी कि हमारी गली के जो दूसरी गली, मतलब अगर हम किसी और गली में जाना चाहें तो इतना पानी था कि हम पैदल भी जा नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। ये ऐसी हालत हुई थी। तो इस तरह से कोई ईद गुजरी है और फिर लाइट चली गई ऊपर से, और बारिश भी नहीं कि रुके। वो तकरीबन मगरिब से जो बारिश होना शुरू हुई है, अगले दिन जो है वो 6 बजे के जाके टाइम पे वो फिर खत्म हुई है। बिल्कुल। तो ऊपर से लाइट भी नहीं उसमें, तो तकरीबन पूरा दिन हमें लग गया। सिर्फ मैं और मेरे भाई थे, हमने ही पूरी गाय करनी पड़ी हम लोग को। कोई कसाई नहीं आ सका, कोई नहीं आ सका, सब कुछ हमने ही किया। हालत आखिर में ऐसी हो गई कि वो खून वाले कपड़ों में मेरी आंख लग गई। अल्लाह। तो बस ऐसी ईद हमारी गुजरी है कि बड़े ही जो है समझे बर्दाश्त किया है हमने कि कराची में कितना रह लें बस। बिल्कुल। लेकिन अब दिल बड़ा मतलब वो हो चुका है कि एक होता है ना कि ये समझें जैसे कोई अपनी चीज़ होती है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब वैसे ही लगता है कि जैसे हम कराची में पैदा हुए सब है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। फिर हम अगले दिन जो है कहीं और, फिर अब्बू मेरे निकले कहीं के लिए, वो बता रहे हैं रोडों में पानी भरा हुआ, उसके ऊपर ओजड़ियां बहते हुए जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ये मैंने खुद से देखा है। बदबू इतनी ज्यादा आ रही हैं। तो अजीब ही हाल, तूफान बदतमीजी मचा हुआ है और आज से पुरसाने हाल नहीं है। आज से फिर प्रेडिक्शन है बारिश आज की। से फिर प्रेडिक्शन है और अभी तो कोई ऐसे इंतजाम है नहीं। हमारे कराची वालों के अंदर खैर ये अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा दूसरे की मदद करते हैं, उन्हीं की वजह से लोग बचे हुए अभी भी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जिनके हाथों में कराची है, वो पता नहीं कौन से हाथ हैं कि जो मस्जिद गंदगी किया जा रहा है साथ। मैंने एक फुटेज देखी जिसमें हेलीकॉप्टर से जो है वो मुआयना कराया जा रहा था कराची का, कि कराची में कहीं पानी नहीं है जमा हुआ। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये कौन से इलाके हैं ये कौन से इलाके जो है वो कराची में आ गए जहाँ पानी नहीं है। हमारे डिफेंस की तरफ तो जो है, मतलब एक तो था ना फुटपाथ नजर ना है, फुटपाथ के ऊपर दरख्त लगे होते हैं ना, वो भी आधे आधे हो गए थे। गाड़ी अगर चल रही है ना, सिर्फ उनके शीशे दिख रहे थे ऊपर की जो है, बाकी गाड़ी ही नहीं दिख रही थी। लोग अगर बाइक लेकर जा रहे हैं पैदल, तो वो इतने इतने भीगे हुए थे, ये भी नहीं घुटने तक भीगे, पूरी उनकी हाफ बॉडी भीगी हुई थी, बिल्कुल मतलब डूबे हुए थे उसके अंदर। और पता नहीं चल रहा गड्ढे कहाँ पे आ रहे हैं, गड्ढे कहाँ नहीं आ रहे। हमारी बाइक भी इसलिए खराब हो गई उस चक्कर में। अल्लाह। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही हम लोग को, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से हम लोग जो है वो गुजरे हैं कराची वाले, फिर भी देखिए हम मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिंदगी तो इसी तरह हमें जीनी है, रवा दवा तो रहनी है। अल्लाह पाक ने जब जिंदगी दी है, जिंदगी से बड़ी तो कोई नहीं। लेकिन मैं ऐसे बात कहना चाहूंगा कि जितने हमारे जवान तबका खासकर जो है कि भाई हमने देख लिया ये खराबी हो गई, ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बैठ के ऐसी बस बातें करते रहें, या तो खुद से उठ के कोई काम करें। और अमूमन फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक कोई लीडरशिप वाला काम नहीं कर रहे, हम खुद से किसी चीज को लीड नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो है वो आइडियल्स मौजूद नहीं है कि जो सबको चला सकें, जो खुद बन सकें।
और सबसे बड़ा मसला है कि नौजवानों में, जवानों के अंदर जो है ये सोच भी नहीं है कि हमें कुछ बनना है। बस उनकी एक जिंदगी है कि बीए किया, नौकरी की, शादी की, मर गए, खत्म। नहीं, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने ना, हाँ, बस वो मीम्स शेयर हो रहे हैं, वो इतने ज्यादा शेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया के शेयर बन गए कि भाई देखो फला इलाके में। यही है मतलब कि अपने आप को बस दिखाना है कि बस हम कुछ हैं, हाँ। लोग हमें लाइक करते रहे, शेयर कर रहे हैं, इसी में जिंदगी गुजर रही है। अब जैसे मैंने ये बात जो की कि हम खुद गाय काटते हैं, मैंने जानबूझ के की है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे अगर आप अमीर हो रहे हैं या आप कहीं बढ़ रहे हैं, आप टीवी पे आ रहे हैं, आपको अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो आप खुद से इस तरह की कर नहीं सकते। बहुत अजीब सी बात लगेगी। आपको जरूरी है कि आप कोई बहुत आलीशान चीजें रखो, आप हर चीज ये करो तो आपका नाम बढ़ेगा। तो एक बिल्कुल ही गलत इमेज है ये। बिल्कुल इंसान ऐसा होना चाहिए कि मिट्टी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल ना कहीं पे भी समाज है वो कुछ भी कर ले उसको फर्क ही ना पड़े। मैं आपकी बात से 110% अग्री करती हूँ, मेरा भी यही मानना है। और फिर एक और चीज ये कि बहुत सारे जो आप देखते हैं ना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि वो उनकी अपनी चीजें नहीं होती, दूसरों की चीजें वो नाम लिखा होता है कि हमारी है। मिसाल के तौर पे घर बना है बहुत खूबसूरत सा, बाहर आकर लड़की ने पिक्चर खींच ली है, भाई मेरा है रही और लोग उसको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, भाई क्या करे, किसी और की गाड़ी खड़ी है, पिक्चर खींच ली, मेरी गाड़ी है। तो इस तरह एक झूठी मतलब एक फेक लाइफ गुजार रहे हैं हमारे नौजवान तबका जो है ना, उस फेक लाइफ से बाहर निकलें, खुद से करके देखें। और फिर एक और मसला जो आजकल चल रहा है कि भाई ईद आई है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, बस होते रहते हैं। तो ईद ऐसे खुद से आपको खुशियां नहीं मिलेंगी, आपने खुशियां क्रिएट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हमने खुद से गाय काटी है भाई, तो हमारे अच्छे खासे घंटे उसमें निकल गए। अब हम अभी तक याद करिए यार इस तरह से हुआ था सारा, हमने इस तरह इतनी मुश्किल में काम किया, तो अब वो याद रहेगा, उसी में खुशियां रहती हैं, उसी में जब खाना फिर मिलता है, घर वाले बनाते हैं, फिर ज्यादा मजा आता है। लेकिन इस दफा की ईद जो है वो आपको तो हमेशा याद रहेगी, इस वाली ईद को तो भूलना ही नहीं सकते। और मुझे भी हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जब 2 दिन तक लाइट ना हो, आपका मोबाइल चार्ज ना हो, जो दूसरे मसाइल हैं, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम आपका भी मोबाइल से रिलेट करता है और मेरा भी ऐसे ही होता है, तो आपके जो एक दिमाग में ना, मुझे तो एंजाइटी डिप्रेशन होने लग गया था शायद कि मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ऊपर से वो भी था ना कि सारा गोश्त सड़ ना जाए। बिल्कुल, फ्रिज बंद थे अब, और मेरे तो भाई भाभी मेरे घर पे फंस गए बेचारे, नॉर्थ नाजमाबाद से गोश्त देने आए थे उनकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी मेरी गली में खड़ी हुई और वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरा भाई, मैंने कहा भाई मुझे क्या पता था कि ये जो है ऐसा हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता था ना कितनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। बारिश तो बहुत ज्यादा हुई है इस बार, और मसला ये है कि चलो बारिश हो गई, अब क्लियर तो हो, निकासी का कोई निजाम ही नहीं है ना। निजाम आप इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, बारिशें होती हैं लेकिन वहां पर पानी नहीं जमा होता। मेरे 2 क्लाइंट्स में किसी दूसरे शहर से आए हैं, शायद सवाल की तरफ से आए हैं, कह रहे कि यार आप लोग तो कराची में पता नहीं कैसे रह रहे हो, हम तो जो है 3 दिन से हम घर से निकला नहीं यहाँ से बाहर। हाँ, हमने का पता नहीं तुम लोग कैसे रह रहे हो यहाँ पे, हमारे सवाल में तो पानी बरसता है तो फिर तो वो तो फौरन खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता कि बारिश हुई थी, यहाँ तो हल्का सा इतना सा गिरा है तो पूरा कराची तबाह हो गया आपका। मैंने कहा भाई देख लो ऐसी गुजार रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, हम लोग यही कर सकते हैं ना, हम सब्र तहमुल के साथ यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो काम नहीं है ना, हमें पता ये किस तरह से जो है वो निकासी का काम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। नाले जो है वो उबल जाते हैं यहाँ पर तो अजीब, और भी जब डॉक्टर कैसे सज्जाद साहब कॉल पर थे, उन्होंने ये कहा कि नाले उबलते हैं, बारिश के पानी के साथ उनका पानी मिल जाता है, बच्चे जो नहा रहे हैं पानी में, मैं हैरान होती हूँ, पानी के वो ऐसे उठा रहे हैं, गटर का पानी लिटरली उसमें से बदबू भपके उठ रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता, वो तो देखे वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हम पेरेंट्स हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको ये बताएं कि बेटा ये पानी तो गंदा है, आप अपने टेरिस पे चले नहा लें, लेकिन सड़क पे तो ना नहाएं। और खास कर की तरबियत भी करें कि खुद उनको लीडर बनाएं किसी चीज में, कि वो खुद आगे बढ़े, कोई ऐसे बच्चे बने आगे जाकर के वो कुछ काम कर सकें मुल्क के लिए, कौम के लिए, उम्मत के लिए। मसला ही हमारे पास आइडियल्स ही नहीं है, हमारे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब एक होता है कि ना दिमाग हम लोग शायद 10% यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो ना वो 1-2% ही अपना दिमाग यूज करते हैं, उसके अलावा हमें तो कोई राह फरार दिखती नहीं है। और जैसा कि आपने बात की कि कराची में रह रहे हैं लेकिन दिल नहीं चाह रहा, मैंने ऐसे बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हम जो है ना मूव कर जाएंगे, या तो इस्लामाबाद या फिर हम लाहौर चले जाएंगे, क्योंकि हम इस तरह नहीं रह सकते, अगर बारिश होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। जो है हम उस पर नहीं जा पाए, हाँ, जबकि मतलब बहुत ही करीब है जबकि वो डिस्टेंस, लेकिन जो फेज 6 का हाल था, जो फेज 4 का हाल था, जो 26 स्ट्रीट का हाल था, वो ऐसा हाल था कि वहां पे बंदा पैदल भी जा नहीं सकता। अरे तो मैंने जिम कहाँ से पहुंचते, वीडियोस देखी हमारे हैं। जिम के अंदर ही पानी आ गया, मतलब ऐसा हुआ कि साइडों से पानी आ रहा है जिम में। अब एक बच्चा वहां पे हमने रखा हुआ है एक काम करने वाला, अब वही पानी बेचारा निकाला जा रहा है, कोई बंदा जिम में आ भी नहीं पा रहा, तो मतलब बहुत सारे बिजनेस भी लॉस हो रहे हैं इस तरह से, बहुत हुए हैं ऐसे। मतलब पिछले साल भी ऐसी हुआ था बारिश में कि एक लड़के ने, वो मेरा जानने वाला था, उसकी एक बहुत लंबी स्ट्रगल थी, मतलब आप ये समझें कि
उसने इतनी स्ट्रगल की है सिर्फ ट्रेनिंग करा के कि एक टाइम था जब वो 7-8 क्लास में था, उसके पास किराए के पैसे भी नहीं होते थे, ऐसी उस टाइम पे हालत थी। फिर वो मेहनत करता गया, बंदा करता गया। उसके बाद उसने पूरा अपना जिम खोला है और डिफेंस में उसने जिम खोला, और फिर जब बारिश हुई है पूरा उसका जिम डूब गया। वो बेसमेंट में उसने जिम खोला था, हाँ। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी उसने, और कई साल पैसे कमाकर उसके अंदर उसने लगाए थे। एक बारिश में पूरा जिम खत्म हो गया वो। एक बारिश में पूरा जिम खत्म हो गया। और ये शाइक की कहानी थी जो कि आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाई उन्हीं की जबानी। अब हम बात करते ये हैं, खैर मेरी नहीं थी, एक हाँ। लड़का था। नहीं, आपकी पूरी कहानी, मतलब जो आपका पूरा ईद गुजरी, जिस तरह से आपने गुजारी, जो सफर आपने किया, मैंने किया, हमने डिस्कशन की, ये हमारी कहानी थी जो हमने सुनाई अपनी जबानी। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे शाइक से उस मौजू के हवाले से जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। फ्रीजर में आप लोगों के गोश्त जो है वो भर चुका है, सीख कबाब, पाए, कुन्ना, निहारी, बोटियां, सब कुछ आप लोग खाने के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद है कि अब आप आइंदा आने वाले दिनों में खाएंगे। वो जो है आपको हजम नहीं होता, फिर उसके बाद आपके अजीबोगरीब जो है वो बॉडी पार्ट्स में जो है फैट जमा हो जाता है, और फिर कोई राह फरार नहीं दिखती कि इसको हम रिड्यूस किस तरह करें। तो कितने एतदाल में क्या चीज खानी चाहिए, और क्वांटिटी पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो गोश्त है वो हम लोग इतने गोश्तखोर हो जाते हैं कि हम आधा किलो गोश्त जो है वो, क्योंकि वाफिक मिकदार में होता है, तो कहते हैं, अम्मा बोलती है, अरे भाई ये तो आम दिनों में तो खरीद के बनाते हैं ना, तो आधा किलो बनाते हैं, अब तो बेटा 3 किलो बना लो। जब 3 किलो बनता है तो 3 का 3 किलो जो है वो रूखी बोटियां खा जाते हैं। तो उस पर बात करेंगे कितना ज्यादा नुकसानदेह है शाइक ये। अच्छा देखें, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी आपने आखिरी में बात की कि रूखी बोटियां खा जाते हैं, और एक तो खा लेते हैं फिर खाते ही रहते हैं मुस्तकिल ना, घर में बना के लोग रख देते हैं, बस चलते फिरते खाए जा रहे हैं। बिल्कुल याद रखें कि मैंने पिछले में बताया था कि एक्स्ट्रा प्रोटीन आप जब भी कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। और मसला क्या, लोग गोश्त पे गोश्त खाते रहते हैं। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसाल के तौर मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं भी अगर एक प्लेट में निकालता हूं गोश्त या चिकन या बीफ, जो भी गोश्त हो, तो वो 25 या 30% से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। जबकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को प्रोटीन की ज्यादा नीड है, उसके बावजूद भी। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर तो ऑब्वियसली कि उनकी नीड तो इससे भी ज्यादा कम होगी। बिल्कुल। अगर फिर वो मेरे जितना भी अगर वो इस्तेमाल करेंगे, वो भी उनके लिए नुकसानदेह। तो ऐसी सूरत हाल में करना यह चाहिए कि आप उस गोश्त को लंबे टाइम चला लो, चाहे एक साथ ना खाओ। ठीक है, उसको आप बस 15% अपने प्लेट में रखें, या 20% आपको बहुत ज्यादा, 20% आप अपनी प्लेट में रखें। बाकी प्लेट में जो है ना, या तो चावल हो या सब्जियां हो या दालें हो, ये होना चाहिए ये। और मैं कहूंगा कि आजकल आप सबसे अच्छी मील ये बना सकते हैं कि कोई भी आप भुना हुआ गोश्त बनाकर दाल चावल के साथ खा लें। हाँ, तो ये कंप्लीट मील आपकी बन जाएगी, आपको कुछ विटामिन मिनरल मिल जाएंगे। और अगर कोई सब्जी भी ऐड कर दें सैलेड के तौर पर, तो फिर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। चावल जो है वो बॉयल होने चाहिए, बिल्कुल बॉयल, और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई, अब शाइक ने कहा था कि भाई चावल खा लो, तो वही बिरयानी बनी है तो चलो भर के बिरयानी खा लेते हैं। चावल जो है बॉयल होने चाहिए, और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्वांटिटी का हिसाब ये होता है, 2-3 इसकी वजूहत है क्वांटिटी मालूम करने की। एक तो ये है कि ओवरऑल कितना बंदे का फिजिकल काम ज्यादा है। ठीक है। अगर किसी का फिजिकल वर्क ज्यादा है तो फिर वो 60 to 70% चावल खा ले अपनी एक प्लेट में। ठीक है। अगर उसका फिजिकल वर्क इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, तो समझें वो 50% से 40% चावल खा ले। और अगर वो ऐसा शख्स है कि जो एक्सरसाइज करता ही नहीं है, बस नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, वो सुबह 9 to 5 जॉब है, बस घर में आ रहे बच्चों को टाइम दे रहे हैं, तो वो 30% से 40% चावल कर लें। बाकी जो परसेंट बच गया उसमें सब्जियां ऐड कर लें। ठीक है। तो ये एक हेल्दी मील रहेगी, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और फैट भी नहीं बनेगा आपका, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप निढाल महसूस करेंगे, आपको एनर्जी में आप रहेंगे। अच्छा, शामी कबाब की अगर मैं बात करूं तो लोग जो हैं वो उसको, बहुत से लोग ना शैलो फ्राई करते हैं, बहुत से लोग डीप फ्राई करते हैं। तो शैलो फ्राई करना ठीक है, या एयर फ्राई भी आजकल एक नया सीन मैंने सुना है कि एयर फ्राई है भाई, एयर फ्राई, तो वो जो है कौन सी चीज जो है वो काबिले एतमाद है कि भाई वो ठीक है? देखिए, अभी तक तो जो पढ़ा है एयर फ्राई के बारे में कि काफी वो अच्छा है। ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई नई चीज आती है फिर आहिस्ता उस पर रिसर्चेस होती रहती हैं, बाद में जाके पहले उसको साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे माइक्रोवेव का पता चल रहा है लोगों को, इस तरह से कुछ मुख्तलिफ बर्तनों का पता चल रहा है लोगों को। तो अभी तक तो ये है कि एयर फ्रायर काफी बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उनके लिए बेहतर है कि वो जो है या तो सौते कर लें उसको, या तो बिल्कुल कम ऑयल में जो है उसको हल्का सा फ्राई कर लें, ज्यादा फ्राई ना करें। वो डीप फ्राई तो बिल्कुल कतई ना करें, और हल्का सा फ्राई कर लें। अगर बेहतर है, अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अगर वो करते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हम, आपने बताया कि दाल चावल के साथ आप भुना हुआ गोश्त खा सकते हैं, शामी कबाब इज अ बेस्ट ऑप्शन ना, तो उस कबाब की क्वांटिटी कितनी हो, 1 या 2?
2 कर लें, ठीक है, 2 कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी अब डिपेंड करता है कबाब कितना बड़ा है। कबाब कितना बड़ा। अब किसी की अम्मा जो है वो बड़े बड़े कबाब बनाती है, किसी की अम्मा छोटे साइज में। अब छोटे वाला जो है वो बोला मेरा पेट नहीं भरा। तो वो जो मैंने एक बताया ना कि आप अपनी प्लेट में 20% प्रोटीन रखें, ठीक तो है, उसके हिसाब से आप उसको रखना, ओके, तो फिर आसानी रहेगी। ठीक फिर है, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो आपको होगा कि हाँ भाई हमने 20% नहीं खाया, इससे ऊपर नहीं खाया। ठीक है। तो गोश्त की क्वांटिटी मतलब पूरे दिन में अगर हम लगाएं तो एक मील ऐसा होना चाहिए, या फिर तीनों मील में आप गोश्त थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं? ये तीनों मील में ले सकते हैं, और अगर चाहे बंदा 5 मील में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी डिपेंड करती है। मैंने पिछली शो में बताया था कि देखें, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट, बॉडी बिल्डिंग खासकर करता है, तो जितना उसका वेट है ना उसका डबल कर दें तो उसको इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो 70 kg का है, अगर 70 को डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 140 आ जाएगा। 140 ग्राम ऐसे शख्स को प्रोटीन चाहिए जो एक्सरसाइज करता है। ओके, अब 140 ग्राम कितनी आसानी से कवर हो सकता है कि अगर वो दिन में सिर्फ 1 पाव गोश्त भी खाता है तो 75 ग्राम प्रोटीन तो यहीं से मिल गया। अगर वो समझे 1 गिलास उसने दूध पी लिया, 8 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। रोटी या चावल खाए, उसमें भी उसको कुछ ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो इस तरह करते करते जो है वो इजीली 140 ग्राम तक पहुंच सकता है। ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको इससे भी कम चाहिए होता है। मिसाल के तौर 70 किलो का है तो उसको डिपेंडिंग ऑन एजेस, जिसकी जो एज होगी उसके हिसाब से होता है। तो जितने ज्यादा बूढ़े होते जाएंगे उनको कम नीड होगी। तो खैर फिर भी एवरेज लगाएं, समझें 100 ग्राम, 110 ग्राम। आपने दिन में 1 पाव गोश्त खाया, 75 ग्राम वहां से मिल गया। बाकी अब कितने रह गए? तकरीबन 15 ग्राम, 25 ग्राम। तो ये जो है, अगर आप 1 कप दूध पी रहे हैं, बाकी आप दाल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और दलिया खा रहे हैं खासकर, या अंडे खा रहे हैं, तो गोश्त के अलावा जो और चीजें आप खा रहे हैं तकरीबन उससे भी कवर हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं शायद कि जब तो मतलब आप ये समझें कि 1 पाव गोश्त जो है ना वो स्टैंडर्ड है। अच्छा, उससे थोड़ा सा ऊपर आप खा लें, मसला नहीं है, उससे एक्स्ट्रा ऊपर ना खाएं। पूरे दिन में? हाँ, 2 पाव ना करें, 1 पाव बस। ठीक है। 1 पाव में कितनी, जैसे 6 से 7 बोटियां होती हैं छोटी वाली? 1 पाव में नहीं, 1 पाव में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है? 10 होंगी मेरे ख्याल से। चलें, 10 बोटियां जो है शाइक ने कह दिया कि भाई ईद कुर्बा है तो सबके गोश्त जो है वो घर में वाफिक मिकदार में है, फ्रीजर जो है वो भरे हुए हैं, तो आपकी अम्मी जब बनाती हैं तो फिर तो दिल तो चाहता है खाने का। अच्छा, लेकिन वो बोटियां मैंने वो वाली बताई हैं जो वो आजकल बिरयानी में डलती है ना, छोटी सी। हाँ, वो वाली बोटियां। जो बड़ी बड़ी बोटियां हैं वो तो और कम होंगी। सही है। तो जो आंटी ने जो है ना वो जो गोश्त साफ करते हैं ना, वो जो छोटी बोटी बनाते हैं उसकी बात हो रही है। आप लोग वो बड़ी बड़ी बोटियां जो है वो ना खा लीजिएगा 8-10, तो फिर तो आपका जो है वो 2 पाव क्या आधा किलो गोश्त जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि कभी-कभार कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बस एक पिज्जा की आप इजाजत देते हैं कि एक स्लाइस बस खा लें पिज्जा का, और बताते नहीं कौन सा पिज्जा ऑर्डर किया उन्होंने। हाँ। तो करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा है कि वो जब स्लाइस आता है इतना बड़ा वो पिज्जा होता है। तो जो डाइट करते हैं लोग वो खा सकते हैं पिज्जा? पिज्जा देखिए, चीट मील जब आती है अलाउ होता है, फिर वो उस टाइम पे खा सकते हैं। और मेरा अमूमन तरीका ये होता है कि जब मैं किसी के डाइट प्लान बनाता हूँ ना, मैं उसमें ऑप्शन देता हूँ कि आपकी फेवरेट डिशेस क्या हैं। अगर कोई लिखता है निहारी, या कोई लिखता है पाया, कोई लिखता है पिज्जा, कोई लिखता है फास्ट फूड, तो फिर मैं ये करता हूँ कि उस पूरे हफ्ते की डाइट प्लान को इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ कि अगर वो हफ्ते के एंड में वो खाता है ना तो उसको नुकसान नहीं होगा इसका। ठीक है। मिसाल के तौर पे कि पिज्जा में मैं देखता हूँ कि भाई वो कौन सा पिज्जा खा रहा है, किस तरह का खा रहा है, सैचुरेटेड फैट है, बैड फैट उसमें कितना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि भाई 40 ग्राम बैड फैट मिल रहा है इसको यहाँ से, तो मैंने पूरे हफ्ते के अंदर से जो डाइट लिखी है उसमें मैंने सैचुरेटेड फैट बिल्कुल हटा दिया। तो 40 ग्राम यहाँ से कंज्यूम कर लेगा, हफ्ते का बराबर हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो डाइट में कंसिस्टेंसी भी रहती है कि उसको फील नहीं होता कि मैं कोई डाइट कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि वो अपने फेवरेट फूड्स खा सकता है। तीसरी चीज ये कि जो है उसको ये वाले खाने फिर नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जब वो अपने ओवरऑल हफ्ते को कर रहा है तो फिर कोई उसको नुकसान की बात ही नहीं होगी, उसको रिजल्ट मिलता रहेगा वो। अच्छा, आम का सीजन बहुत ज्यादा हमें दिख रहा है, आम बहुत ज्यादा आए हुए हैं। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग आम बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। मैं अपनी अगर बात करूं, जब से मैंने सुना है कि आम आपका वेट बढ़ाता है, मेरी जिंदगी से आम का तस्वुर ही चला गया। मैंने ऐसा छोड़ा कि अब कोई मुझे बोलता रहे कि भाई खा लो, मैं आम नहीं खाती। पता नहीं क्या मुझे चिढ़ हो गई, क्या हो गया। बदल देता हूँ। हाँ, बदलिए जरा, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो बात जरूरी ये है कि कोई भी एक फूड हमारे वेट गेन या वेट करने के जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दलिया खाएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप चावल खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, खुद मैं भी जब वेट कम करना होता है, अब जैसे मैं अगले हफ्ते से मेरा थोड़ा सा लीन होना शुरू हो जाऊंगा, तो क्या है कि मैं तब भी चावल खाऊंगा लेकिन मेरा फिर भी वेट कम हो रहा होगा, और अभी भी मैं चावल खा रहा हूँ लेकिन अभी मेरा वेट बढ़ रहा है। रीजन क्या है कि एक होती है क्वांटिटी,
मैंने जैसे प्रोटीन की बात की कि 20% होना चाहिए, इतने ग्राम होना चाहिए, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि चावल में होते हैं, रोटी में होते हैं, बहुत सारी सब्जियों में होते हैं, फलों में होते हैं, खासकर आम में भी एक अच्छी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब क्या कि अगर मैं अपनी डाइट बनाता हूँ कि भाई मुझे 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अब चाहे मैं कोई सी भी सोर्सेस इस्तेमाल करूं, मेरा वेट उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक मैं उस ग्राम तक पहुंच नहीं जाऊंगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए डेली, अब मैं चाहे चावल से कंज्यूम करूं, रोटी से कंज्यूम करूं, सब्जी से कंज्यूम करूं, अगर 2000 कैलोरीज के अंदर अंदर हूं, मेरा वेट बढ़ने नहीं वाला। और अगर 2000 से ऊपर चले जाऊं, चाहे मैं चावल छोड़ के जाऊं, आम छोड़ के जाऊं, तब भी मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो असल तो रूल ये है। ठीक है, सही। दूसरी चीज ये कि आम जो है, जो खासकर जो सीजन में फ्रूट आते हैं, उस सीजन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और आम तो वैसे ही जो है वो फलों का बादशाह कहलाया जाता है और इसके बहुत ज्यादा फायदे। अच्छा, इसको डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, बाज लोग समझते हैं कि नहीं इस्तेमाल कर सकते फ्रूट्स को, वो भी कर सकते हैं लेकिन कम मिकदार में। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें एक प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि वो एक्सरसाइज के बाद बाज़ औक़ात आम का शेक पी लेते हैं। केले, क्योंकि कहते हैं केले का हम पीते थे, अब तो आम आ गए तो हम आम का शेक पियेंगे। देखिए, केले का फंक्शन अलग है, आम का अलग है। फर्क क्या है कि केला थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एनर्जी देता है। आम का फंक्शन ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी देता है। तो ये फिर कब बेहतर हुआ, अगर आपको उसका शेक पीना है, एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले अगर आप शेक पियेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपसे। ठीक है। तो ये 2 चीजें कि आप आम खा सकती हैं बिल्कुल, एक वाफर मकदार में, मतलब ऐसी मकदार में कि लगे कि हाँ इंसान ही खा रहा है और जो है अपना हर दिन खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। तो शेक की भी बात मैंने ये सुना है कि भाई शेक पियेंगे, आप लस्सी पियेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि उसमें ना शुगर ज्यादा होती है। अगर कोई ऐसा तरीका बंदा बना ले कि उसमें स्टीविया डाल ले या कोई और चीजें आती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, तो अगर आप वो डाल लें तो फिर तो आपको इतना इशू नहीं होगा। और अगर आप जो है चीनी डालते हैं, तो चीनी का मसला ये है कि जो बहुत ज्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, यानी बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के एक तरीके से समझें, तो अगर आप इसकी एनर्जी जो है 30-35 मिनट में यूटिलाइज नहीं करते, वो फैट बन जाता है। ओके। तो इस वजह से वो लोग कह सकते हैं फैट बनने का। अदरवाइज ऐसी चीजें उसमें होती नहीं है कि वो आपका वेट बढ़ाए, ठीक है, बल्कि आपको और ज्यादा आपका पेट का सिस्टम अच्छा करने के लिए, आपका हाजमा अच्छा करने के लिए और आप में एनर्जी लाने के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, लस्सी। ठीक है। जहां तक आम के शेक की बात आ गई या कोई भी शेक हो जाए, तो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि असल देखें रूल वही है, 2000 कैलोरी या 3000 कैलोरी जो भी आपकी नीड है, अगर वो शेक पीने के बाद आप उसके ऊपर जा रही हैं तो फिर तो वेट बढ़ाएगा, अगर उससे कम है तो वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मुझे याद नहीं मेरा वो कौन से क्लाइंट थे, लेकिन बहरहाल एक क्लाइंट थे और वेट लॉस का उनके लिए मैंने पूरा डाइट प्लान बनाया था। उनके पास टाइम नहीं था ज्यादा कि वो खाना खा सकें, तो मैंने शेक लिखा, शेक बना लें सुबह उठ के तो आपकी आसानी होगी। अब आप खाली वो शेक सुने और देखें वो बज़ाहिर है कितना वेट गेन करने वाला ये शेक है। उस शेक के अंदर होते हैं 4 केले, ठीक है, ठीक है, 1 कप दूध, 2 चीजें। तीसरी चीज होती है पीनट बटर, जो कि काफी कैलोरीज वाली चीज है। वो पूरा 1 टेबल स्पून, टी स्पून भी नहीं, पूरा टेबल स्पून। अच्छा, फिर उसके बाद उसके अंदर जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं मुख्तलिफ, वो 1 स्कूप, ठीक है। तो ये 4 चीजें ये हो गई। फिर कभी कभार उसके अंदर दही, तो ये 5 चीजें। शहद, ये 6 चीजें हो गई। और कभी अगर वो जो है अपना फ्लेवर चाह रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी चॉकलेट जो पाउडर होता है, कोको पाउडर, और कभी कभार शहद और थोड़ा सा सिनेमन, यानी वो जो दालचीनी का पाउडर होता है, इतना हो कि ज्यादा टेस्ट में फील ना हो। तो ये जो तमाम चीजें हो गई, ये वो चीजें हैं कि जिससे इंसान का वेट, किसी को बताओ बोलेगा मेरा वेट तो बहुत बढ़ जाएगा, बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसे शख्स के लिए डाइट प्लान बनाया, ये शेक उसको मैंने दिया जो अपना वेट कम कर रहा है। रीजन क्या है कि ये शेक पीने के बावजूद भी, जबकि ये शेक जो है तकरीबन 600-700 कैलोरीज का हो जाता है, तो ये शेक पीने के बावजूद भी जो उसके पूरे दिन की डाइट थी उसकी कैलोरीज कमी थी, तो लिहाजा इसलिए वो पी सकता है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पे तो हैवी खा लिया, अब पूरे दिन जो उसकी रूटीन है ना, उसको खाने का इतना टाइम मिल नहीं पाता। हाँ। तो वो क्या करता है, कोई सैलेड वगैरह पकड़ी उसने, थोड़ा दलिया खाया, थोड़ा अंडे लिया, उसमें गुजारा करता है, ठीक है। और आखिर में जाके रात में डिनर कर पाता, थोड़ा सा उसमें टिक्का ले लेता है या कोई ग्रिल चिकन ले लेता है, और फिर जो है सैलेड हो गए, साथ में थोड़े से चावल हो गए, और पीनट्स जो है चलते फिरते खाता है।
ओके। तो ये उसकी डाइट प्लान थी वेट लॉस के लिए। अब जो ये मैंने शेक बताया, कोई भी इंसान सुनेगा लगेगा कि भाई बहुत वेट गेन हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा, जबकि उसको कहते भी वेट गेनर शेक है। लेकिन अगर आप कैलोरीज अपनी कम रखे हुए ओवरऑल, तो किसी एक टाइम के खाने से, किसी एक फूड से फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी में, फर्क पड़ेगा ओवरऑल डाइट से। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सी अगड़म शगड़म चीजें भी खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं कि भाई कम कम खाते हैं। तो क्या वो वेट लूज भी करना चाहते हैं कि उनका वेट लूज हो जाए? तो वेट लूज हो जाता है? वेट लूज तो होगा, उससे भी होगा। इसके ऊपर एक प्रोफेसर या डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च की थी, और उस रिसर्च के अंदर उन्होंने खुद अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट यही किया था कि उन्होंने काफी टाइम तक जो है ना कोई हेल्दी फूड खाई नहीं। उन्होंने चॉकलेट्स खाई, टॉफीज खाई, अनाप शनाप चीजें सारी खाई, जिसका करिए अवड़म शवड़म, तो अवड़म शवड़म चीजें उन्होंने सारी खाई। उसके बावजूद भी उनका वेट लॉस हुआ। ठीक है। वो क्यों हुआ कि कैलोरीज उनकी ओवरऑल कम थी। लेकिन अब इसमें एक क्या फर्क आता है, अगर आप हेल्दी डाइट खाएं और अनहेल्दी डाइट खाएं, वेट लॉस तो होगा, लेकिन वो वेट लॉस जो हो रहा है उसमें कितना परसेंट आपका फैट लॉस हो रहा है, कितना परसेंट मसल लॉस और आपका वाटर लॉस हो रहा है। अगर फैट लॉस हो रहा है तो उस वेट लॉस का फायदा है। ठीक है। अगर ओवरऑल ही वेट लॉस हो रहा है तो फिर उस वेट लॉस का नुकसान है। अच्छा। वो आपको मजीद कमजोर कर देगा, वो आपको बीमारियों की तरफ लेके चला जाएगा। ठीक है। तो ये फर्क है कि कम खाना भी अगर आप कर रहे हैं तो अबड़म शबड़म नहीं खाएं, हाँ, अच्छी चीज खाएं। अच्छी चीजें खाएं, उसका फायदा होगा। अच्छा, जिम का भी एक मैंने सिनेरियो सुना है कि बेसिक और एडवांस का कोई एक नया सीन चला है कि आप जब जाते हैं जिम में एडमिशन के लिए, तो बहुत से जो हैं जो कि नॉर्मल मोहल्ले में या गलियों में होते हैं जिम्स, प्रोफेशनली भी ऐसा होता है नहीं, क्योंकि मैं कभी ऐसे जगह जिम में गई नहीं हूँ, मैंने कभी एडमिशन नहीं लिया जिम में, तो वहां पर ये सुना गया कि भाई बेसिक की ये फीस है, एडवांस की ये फीस है। अब लोग जो है ना वो एडवांस की तरफ जाना पसंद करते हैं कि भाई उसके पैसे भी ज्यादा, उसके इफेक्ट भी जल्दी पड़ते हैं। तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा किस्सा जो है वो इस बात से वाबस्ता है, प्लीज सुनाइए। देखें ये तो देखें ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, सिंपल। ठीक बड़ी है। माजरत के साथ आपको जिम वाला देख रहा हूँ। हाँ। और असल में देखें, वैसे आपने देखा दुकानों पे ना कि वो बेच रहे उतने का ही होते हैं, लेकिन सामने लगाते हैं कि भाई सेल कर दिया हमने, इतने से इतने में लिया। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक सप्लीमेंट कंपनी थी, उसने बहुत पहले मुझे स्पॉन्सर किया था ना, तो मैं उनके ऐड देखता था, तो उनके ऐड आ रहे होते थे तो लिखा हुआ होता था कि प्रीवियस प्राइस 12,000, मुझे नंबर्स याद नहीं है लेकिन मफहूम यही है। हाँ। कि प्रीवियस प्राइस 12,000, न्यू प्राइस 7,000। और मैं उनके शुरू से उनके साथ मोबाइल ये 7,000 में देते हैं, हाँ, वो तो 12,000 लिखा क्यों है? तो वही बात है इसकी ना कि एडवांस योगा, एडवांस योगा ज्यादा कहा जाता है, या एडवांस जिम, हाँ, या एडवांस ट्रेनिंग। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। असल चीज ये है, हर इंसान का फिटनेस लेवल होता है, ठीक है। ठीक है। अब समझे मैं किसी के पास गया तो उसने जो ट्रेनिंग देनी है ना वो मेरी बॉडी के हिसाब से देनी है। उसने जो ट्रेनिंग देनी है मेरी डाइट के हिसाब से देनी है, मेरी ओवरऑल रूटीन के हिसाब से देनी है, मेरे गोल्स के हिसाब से देनी है। ठीक है। ठीक। अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे अपना वेट बढ़ाना है, मस्कुलर बनना है, सही है। अब उसने स्टार्ट कराया मुझे फुल बॉडी वर्कआउट से कि आपने फुल बॉडी वर्कआउट करने, ऐसा नहीं करना कि आपने एक मसल इतने में करना है, सारे मसल करने। क्यों करने? क्योंकि आपकी बॉडी जो है अभी इस कंडीशन में कि आपका हर मसल थोड़ी थोड़ी डैमेज लेकर रिकवर कर सकता है। ठीक है। आप ज्यादा डैमेज देंगे तो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ, मैंने उस थोड़े डैमेज हासिल करने के लिए मैंने पूरी बॉडी के वर्कआउट्स करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपकी बॉडी का फिटनेस लेवल बढ़ गया। अब आपकी बॉडी डिमांड करती है कि आप मजीद डैमेज दोगे तो जो है अच्छी रिकवरी होगी, छोटे छोटे डैमेज का इतना फायदा नहीं हो पा रहा। तो फिर क्या हुआ, मसल को मजीद डैमेज देने के लिए अब मैंने उसमें एडवांसमेंट ये कर दी, मॉडिफिकेशन ये कर दी कि फुल बॉडी वर्कआउट्स को हटाकर डिवाइड कर दिया कि मैं एक दिन सारे अपर बॉडी के मसल्स करूंगा, एक दिन सारे लोअर बॉडी के मसल्स करूंगा। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है कि बॉडी ने इसको भी अडॉप्ट कर लिया, बॉडी डिमांड कर रही है कि मुझे मजीद डैमेज चाहिए, आपके वर्कआउट्स उतना मिल नहीं पा रहा। अब फिर क्या किया, मैंने उसको फिर मजीद एडवांस किया, मजीद मॉडिफाई किया। अब उन अपर बॉडी लोअर बॉडी को चेंज करके मैंने क्या कर दिया कि एक दिन चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर हो गए, एक दिन बैक, बाइसेप्स और एब्स, इस तरह की चीजें हो गई। तो मजीद डिवाइड करते गए। असल एडवांसमेंट क्या होती है कि हर बंदे के हिसाब से जो उसकी नीड हो उसमें एडवांसमेंट लाया जाए। बिल्कुल। शुरू में अगर ये बोला जाए कि भाई आप एडवांस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले दिन ही 50 किलो उठा के खड़े हो पाएंगे। हाँ। हो ही नहीं सकेगा। आपको स्टार्ट तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। आपकी बॉडी फिर जब खुद डिमांड करेगी कि आपने बढ़ना है तो फिर ही आप बढ़ पाओगे। क्योंकि बहुत लोगों की बॉडी जो है वो बहुत से ऐसे जिम भी मैंने देखे हैं, सुने हैं खासकर, तो वो लिखा हुआ तो होता है बेसिक और एडवांस।
लेकिन बेसिक में हम किसी को डालते ही नहीं है, वो खाली वो लिखा हुआ होता है, हमसे बोले ना बेसिक में हम ये कर दें, अभी क्लास नहीं हो रही, अभी ट्रेनर नहीं है उस तरह की, अभी एडवांस में आप आ जाए, तो पैसे बनाने वाली बात है सिंपल। ठीक है, तो मतलब हर किसी के लिए एक ही एक्सरसाइज जो है वो काम नहीं करती, हर किसी का कस्टमाइज अलग अलग डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ओके। वैसे मेरे एक जानने वाली हैं, तो इसी तरह से वो भी किसी जिम में गई थी, जबकि वो वेट गेन करने गई, उनको बोल दिया इंस्ट्रक्टर ने कि भाई जो है आप तो जो है एरोबिक्स की क्लासेस ने हमारे पास है, तो स्पेशली हम एरोबिक्स करा रहे हैं आपको, और देखा इतनी सारी लोग कर रही हैं। इन्होंने एडमिशन ले लिया उस चक्कर में। मैं बाद में मुझसे पूछा तो मैं तो, हमने एक शो भी किया था मेरे ख्याल से उसके ऊपर, तो मैंने बताया था कि एरोबिक्स तो है ही नहीं वेट गेन के लिए, बिल्कुल ये तो है ही वेट लॉस के लिए, लेकिन वो वहां पे क्या है कि नहीं लोग कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो हम यही कहते हैं बस वेट गेन इससे भी होगा तो आप करें। और उनका बड़ा या कम नहीं, हुआ? बढ़ ही नहीं सकता, कैसे बढ़ेगा? ओह, और बढ़ेगा भी तो फिर उनके खाने से बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखें जो लोग एरोबिक्स कर रहे होते हैं वो वेट बढ़ाना चाहें तो वो एक्स्ट्रा खाना खाना शुरू करेंगे तो वेट बढ़ेगा। लेकिन एरोबिक्स में प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप एक्स्ट्रा खा नहीं पाते, क्योंकि ओवरऑल जो आपके प्रोसेस होता है बॉडी का, पता नहीं लोग समझ पाए, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं हमारे जिस्म में, तो वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारा जो निज़ाम है, मतलब शॉर्ट करके ये कि एरोबिक्स इस तरह से होती है कि जो आपको वेट ट्रेनिंग करते हुए भूख बढ़ती है, जो रेसिस्टेंस करते हुए भूख बढ़ती है, स्प्रिंटिंग करते हुए भूख बढ़ती है, आपकी वो भूख उसमें नहीं बढ़ पाती, अच्छा, तो फिर वेट गेन करना मजीद मुश्किल हो जाता है। सही है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं कि भाई लगे पड़े हैं, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, मतलब कि वो जब नॉर्मल एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको लगता है कि यार ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया, अब मैं, क्या वही टाइम होता है जब उनको एक्सरसाइज चेंज करनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कभी भी आप कंफर्ट जोन में अगर आ जाएं, हाँ, तो आपने फौरन से उस जोन से बाहर निकलना है। ठीक है। समझे, इसको आप ये ले लें कि जैसे वो होता है ना वीडियो गेम्स में हर स्टेज के बाद एक स्टेज होती है, तो आप जैसे आपने एक स्टेज पार करनी होती है फौरन आगे निकलना, दूसरे स्टेज पे जाते हैं। समझो आपकी बॉडी का भी यही है। अच्छा। आप स्टेज 1 पे आ गए, आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, आप स्टेज 2 पे पहुंच जाओ, स्टेज 2 पे आ गए स्टेज 3 पे पहुंच जाओ, मुस्तकिल आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है। इसी वजह से ये होता है कि जब इंसान शुरू में एक्सरसाइज करना शुरू करता है, पहले तो वो 1 किलो के डंबल उठा रहा होता है, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद देख रहे होते हैं कि लोग 25-25 किलो के डंबल वो उठा रहा होता है। क्यों है? अगर वो 1 किलो पे रुका रहता वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आपकी बॉडी बनी ही इस तरह से है कि आप उसको मजीद चैलेंजेस देते जाएं, जितने आप चैलेंजेस देंगे उसको उतनी अच्छी सी वो ग्रो करेगी, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे आपकी बॉडी में। जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप खाली मेंटली तौर पे कहेंगे कि भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ, उल्टा ट्रेनर को बोलेंगे यार जिम आ रहा हूँ, मैं पैसे तो मैं दे रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही मुझे एक याद आया मिसाल के, जहाँ पे मैं अभी हूँ जिस जिम में, शुरू में देखता है कि आते थे एक शख्स, तो वो हफ्ते में शायद 2-3 बार आते थे खाली, ठीक है, और एक्सरसाइज बिल्कुल अजीब सी गलत सी करते थे, और 15 मिनट वो एक्सरसाइज करते थे, और उसमें वो 10 मिनट तो वो शायद या 8 मिनट 7 मिनट कार्डियो करते थे, ट्रेडमिल भागते थे, बाकी टाइम थोड़े से उन्होंने एक्सरसाइज की, 2-3 एक्सरसाइज, जब भी आए वो 2-3 एक्सरसाइज ही करते थे, ठीक है, आगे बढ़ते ही नहीं, और वो भी इसी वेट पे। हाँ। तो मैं देखता कि कर क्या रहे हैं आखिर, तो मैंने उससे पूछा अभी करते क्या है क्या आते उसी वेट पे, मतलब लग भी नहीं होता क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना पसीना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ऐसे ही बैठे होकर एक्सरसाइज की, खत्म, घर चले रहे। तो कह रहे भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यही मेरा रूटीन है, मैं जिम आता इसीलिए हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने बात की किसी और से जाके, कह रहे हैं भाई ये इनका यही है, वो कहते जिम में पैसे जा रहे हैं ना, इसके मैं जिम आ रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी हॉबीज में आ रहा है कि मैं जिम जाता हूँ। बस ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं शायद इस बात को, ब्रेक का टाइम आगे, नाज़रीन तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। गुफ्तगू हो रही है शाइक से। शाइक जो है एक भाई का किस्सा सुना रहे थे कि जो कि जिमिंग करते थे और वो बस उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते थे, और वो ये कहते थे भाई मेरी तो ये रूटीन है, मेरी हॉबीज में से कि मैं जिमिंग करता हूँ। तो वो जो है वो बात आपने कंप्लीट कर दी थी या रहती है? मगर मुझे इस बात को आगे करना है, आगे बढ़ाना है कि लोग जो है वो ये खुश हो जाते हैं कि हाँ हम जिमिंग कर रहे हैं, हमारा वेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि भाई स्केल पे तो उतना ही वेट आ रहा है। पता नहीं, मैं खुद कभी कभार हैरत में होता हूँ कि मतलब क्या सोचते हैं, कहाँ से सोचते हैं, समझ नहीं आती मुझे कि बस हॉबीज में। और इसी तरह से ना, जैसे मैंने कहा गलत एक्सरसाइज जो करते थे, अभी भी मतलब
मैं नाम नहीं लूंगा खैर किसी का भी। हाँ। तो अभी भी मतलब 3-4 ऐसे लोग हमारे जिम में मौजूद हैं। मैंने कई जिमों में ऐसे देखे, कोई ना कोई मतलब हर जिम में ना कुछ पीस खास होते हैं कि भाई देखो उनको देख के पता चलता है कि भाई ये ऐसी हैं। अच्छा, आप उन्हें ऐसे दूसरे समझाएं नहीं भी ना, वो समझते नहीं है। समझते नहीं है, और उनका ये होता है हमने नेट पे पढ़ा था ये चीज। हाँ। और अच्छा ये नहीं पता कि नेट पे जो वो पढ़ी थी वो किसी एडवांस शख्स के लिए पढ़ी थी या किसके लिए पढ़ी थी। वो लड़के बिल्कुल बिगिनर और उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल एडवांस वाली ना, और यकीन करें इतनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बाज लोग कि मतलब लोग हमें अलग से आगे बता रहे होते हैं कि भाई यार ये कर क्या रहे हैं, तुमने देखा जाके, हंस रहे होते हैं। तो हम कहते हैं यार हमने बताने की कोशिश भी की थी, वो बुरा मानता है कि मैं बताऊं नहीं अच्छा। कि हमें सब आता है। अच्छा, जिम में ये भी होता है ना, एक अपने प्राइवेट हमने ट्रेनर रखे हुए होते हैं और खुद होते हैं जो खुद ही आके जिम में एक्सरसाइज हाँ। करते हैं। तो वो डिफरेंट वाले होंगे, जैसे कि जो खुद जी अपने खुद ही एक्सरसाइज करते हैं। करते हैं। लेकिन देखिए मेरा ये है, मैं ये कहता हूँ यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मसला नहीं है। जैसे मैं लोगों को फ्री गाइडेंस अगर देता ही हूँ तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, आप पूछो तो। बिल्कुल। या कम से कम आप ऐसे तो नहीं करो कि देख के लोग हमें बोलें कि यार आपके जिम में ऐसा हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज का रिजल्ट जब आता है जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो उसमें पेन हो, तो क्या ये उनका मानना सही है या गलत? नहीं, पेन नहीं हो लेकिन फील हो कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या आप योगा कर रहे हो, फील होना चाहिए कि हाँ वाकई स्ट्रेच कर रहे हैं आप। ये नहीं आप एक ही पोज पे रुके हुए तो रुके हुए, पता ही नहीं चल रहा है कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। स्ट्रेच होना जरूरी है, पेन ना हो। जब पेन होना शुरू हो जाए मतलब वो खतरे की घंटी है। अच्छा। तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि यार इतना स्ट्रेच करना है कि पेन ना हो। ठीक है। उसी से फिर क्या होता है, अगर स्ट्रेच आप करते रहे खाली पेन तक नहीं पहुंचेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आसानी से आपसे वो चीजें होंगी। लेकिन अगर आप पेन बर्दाश्त करते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी इंजरी हो जाएगी। और अमूमन जो स्ट्रेचिंग करते हुए इंजरी होती है ना तो वो बड़ी खतरनाक होती है, उसको काफी टाइम लग जाता है सही होते हुए। बिल्कुल, और फिर लोगों को बाज दफा तो पता भी नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि अच्छा एक और मसला इसमें यह भी है कि जिन डॉक्टर्स का फिटनेस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मेरा अपना जाती मशवरा है कि उनके पास ना जाया जाए। ठीक है। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी फिटनेस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है, वो खुद भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने वालों काफ़ी हद तक उनका ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके बाद अगर आप जाते हैं ना तो आप तवक्का रख सकते हैं कि हाँ हमें ये शख्स बिल्कुल सही गाइड करेगा। इसकी वजह क्या है, एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। एक लड़का था, ये यहाँ का नहीं, मतलब मैंने ये सुना था, एक इंडिया के ट्रेनर थे, उनके बाद वो अपनी वीडियो बनाए थे उन्होंने, तो उसमें तब सुना था। लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत मौजूद है ऐसे, इसका मुझे पता है। हुआ ये कि जब लोग नए आते हैं ना जिम में तो शुरू के दिनों में बड़ा दर्द होता है जिस्म में। आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक नई चीज आपकी जिंदगी में आ गई तो दर्द होता है। तो उस लड़के को दर्द हो गया, बच्चा था स्कूल का कोई या कॉलेज का। अब दर्द हुआ, वो ट्रेनर के पास आने के बजाय पहुंच गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच गया, डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, ड्रिपें लगा दी। क्योंकि डॉक्टर को समझ आया दर्द हो क्यों रहा है। हाँ। वो समझा शायद कोई डिजीज होगा, कुछ होगा, उसको पता ही नहीं है कि मसल अगर आप बिल्ड करते हैं तो शुरू में दर्द होता है। उसने उसको ड्रिप्स लगा दे, 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आ गया, 4-5 दिन 1 हफ्ते एडमिट रहा। वो अल्लाह अकबर। था कुछ भी नहीं, अगर आप स्ट्रेचिंग करते 10 मिनट में ठीक हो जाता। लेकिन क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए वो नुकसान में आ गए। नुकसान में। अच्छा, बहुत से लोग मशीन्स पे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से लोग खुद ही वर्कआउट करते हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज जो वो बेहतर होती है, मशीन वाली या फिर नॉर्मल जो वो लोग करते हैं? देखिए मशीन्स ज्यादातर 40+ एज के जो हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं मशीन्स। ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जैसे आपकी 40 एज होती है ना, इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके। ओके। आप बाज़ औक़ात कहीं मतलब ऐसे बुजुर्ग में घर में कि भाई यहाँ पे हमें हड्डियों में दर्द हो रहा है, टक टक की आवाजें आ रही है, चुख पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो मशीन्स क्या करती हैं कि वो आपको एक फिक्स पोजीशन में रखती हैं, आपने खुद से बैलेंस नहीं करना होता, मशीन खुद ही कर रही होती है। आपने सिर्फ पुश करना होता है, पुल करना होता है, तो ये आपको एक ईजी हो जाता है आपके लिए। और दूसरी चीज आ जाती है फ्री वेट्स। ये जवानों के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपकी बॉडी में भी इंजरीज के इतने चांसेस नहीं होते हैं। मशीन्स कहाँ पे आपके काम आएंगे, जब आपने कोई खास एंगल लगाना हो, जो पता होगा यार मेरा इस एंगल में अगर मैं इस मशीन में करूंगा तो ज्यादा पम आएगा, ठीक है, या ज्यादा अच्छा मेरा एंगल इसी में बन पाएगा, तो फिर आप मशीन की तरफ आ जाओ। कभी ऐसा लगे कि मैं आज थोड़ी डलनेस हो रही है, आज मुझसे ज्यादा हैवी वेट हो नहीं पाएगा, तो फिर मशीन की तरफ आ जाओ। क्योंकि मशीन्स जो हैं अगर आप कंपेयर करें फ्री वेट से, चाहे आप उतना ही वेट क्यों ना उठा रहे हो, आप मेंटली तौर पर थोड़ा सा रिलैक्स रहते हो क्योंकि आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता। इसका रीजन क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा ब्रेन है, जो पूरे सिग्नल्स जा रहे हैं, उसको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता अगर वो मशीन इस्तेमाल कर रही है।
तो शॉर्ट ये कि अगर आप जवान हैं, बेहतर फ्री वेट्स ही हैं, कुछ चीज़ों के अंदर मशीन बेहतर है, कभी आपको लगता है कि आज ज़्यादा जान नहीं है, मशीन्स कर लें। ठीक और है। अगर आपकी 40 प्लस उम्र हो जाती है, आप नए नए जिम में आते हैं खासकर, या थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, तो बेहतर यह है कि आप ज़्यादा मशीन्स की तरफ जाएं। जब आपकी एडवांसमेंट होती है, जब आपका फिटनेस लेवल बढ़ता जाए, फिर आप फ्री वेट्स की तरफ आएँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्योंकि एक मसला ये आता है कि जब आप 40 के बाद जब इंजरी होती है ना, तो उसकी रिकवरी बहुत देर में होती है, और फिर वो बहुत पेनफुल एक टाइम रहता है, क्योंकि आपके अंडर लोग होते हैं, आपको उनको संभालना वाले, मतलब आप घर के बड़े होते हैं ना अमूमन 40 के बाद, तो घर को संभालने वाला ही जब खराब होता है तो फिर पूरे घर की हालत खराब हो जाती है। बहुत बहुत सही बात है। अच्छा, पहले के लोग मैंने देखा था बागात में जाते थे, मतलब वॉक करने के लिए, वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लिया करते थे, वो जैसे बच्चों को पीटी में कराते थे ना, उस तरह की। आजकल तो वो चीजें खैर बहुत कम देखी जाती हैं, लेकिन मैंने ये देखा है जो लोग इस तरह करते थे वो उनकी जो जिंदगी में जो है ना वो एक तो वसी हो गई, लाइफ लॉन्ग जीते हैं, वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं, और उसके अलावा वो सेहतमंद भी थे। तो आजकल ये चीजें देखने में नहीं मिलती, इसकी बेसिक वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखें, बहुत अच्छा आपने बात उठाई कि बागात में जाना और खासकर ऐसी जगहों पे जाना जो अच्छे नज़ारे होते हैं, ये आज की जनरेशन बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स का मसला है वो इन्हीं वजूहात से है। क्योंकि जिंदगी में कोई रौनक वाली चीज नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है, सुबह उठती है मोबाइल है, रात में उठी मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, इसी में जिंदगी गुजर जाती है। कोई मकसद नहीं है, तो सब कुछ खत्म होकर बैटरी जब डाउन हो जाती है, चार्ज पे लगाते हैं, फिर सोचते हैं हमने किया क्या है, बिल्कुल, और फिर कहता है मेरा डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे अजीब सी लाइफ है। मतलब ऐसे कई लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर डिप्रेशन हो रहा है हमें, उनकी रूटीन पूछो तो सेम ये रूटीन होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि सुबह से रात तक मोबाइल पे लगे हुए, जब मोबाइल की बैटरी बंद हो गई तब उन्होंने खाट चार्ज पे लगाया, उतनी देर उनके पास मोबाइल नहीं है, और वो फिर तब बैठ के सोचते हैं कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, फिर उनको डिप्रेशन होता है। जाहिर सी बात। पहले क्या था कि आपके पास ये चीजें नहीं थी, आप जो टाइम स्पेंड करते घर वालों के साथ जाके पार्क्स में, बागात में आप जाते थे, वो फूल नजर आते थे आपको, अच्छी चीजें नजर आती थी, बच्चे हंसते हुए नजर आते थे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी ना आधी सारी परेशानियां हट जाती हैं। हाँ, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रेस रिलीव हो जाता है आपका। तो उसी वजह से जो है बीमारियां नहीं होती थी, उसी वजह से इंसान मेंटली हेल्दी रहता था। अब इसके साथ आपने बात की स्ट्रेचिंग वाली, एक छोटी मोटी एक्सरसाइज करने का। अब क्या होता है, खासकर सुबह के टाइम में जब आप बागात की तरफ जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। आप हल्की सी भी एक्सरसाइज करते हैं ना, आप बिल्कुल अंदर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उस टाइम पर फिर वो बहुत फायदेमंद था। ठीक है। और स्ट्रेचिंग वैसे भी ऐसी चीज है कि आपका स्ट्रेस रिलीव करती है। जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, जिसको बार बार गलत ख्यालात आते हो, कोई सोचे आती हो, प्रॉब्लम में रहता हो, अगर वो स्ट्रेचिंग करना शुरू करे, योगा करना शुरू करे, तो उसको नींदें ही बड़ी अच्छी आएंगी और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस खत्म होता जाएगा। खासकर एक खास तरीका ये लोगों ने अपनाया हुआ है और साइंस यहाँ तक पहुंची है कि अगर आप सोने से पहले, जिसको नींद नहीं आती हो, रात को सोने से पहले वो 20 से 40 मिनट अगर योगा कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले, उसको बहुत अच्छी रिलैक्सेशन वाली नींद आएगी। अच्छा, और वो सोता रहेगा बड़े अच्छे से। जो आजकल मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि हल्की सी भी खटखट हो गई, वो फौरन उठ गया कि भाई पता नहीं क्या हो गया, तो वो वाली चीज नहीं होगी फिर। अच्छा, ये जिंदगी में देखे ना एक्सरसाइज कितनी ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि खासकर जो आज का दौर है, तो एक तो चले हमारे हैं कि दर्सगाहें हैं, चीजें हैं, और वो एक अलग मामला चल रहा है लोगों का, लेकिन साथ में जो एक्सरसाइज वाली एक लाइफ स्टाइल है ना, जब आप इसमें आते हो ऑटोमेटिकली आप नशों से दूर होना शुरू होते हो। और ये बहुत एक जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि यकीन करें ऐसे ऐसे केसेस आ चुके हैं मेरे सामने कि मैं कहता हूँ अगर बंदा एक्सरसाइज में लग रहा है ना, आज के ज़माने में मैं कहता हूँ जो लगा रहा है उसको सवाब का काम कर रहा है। क्योंकि नशे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासकर हमारे यूथ में ऐसी बर्बाद हो रही है कि आप मतलब उसको निकालना चाहें तो बड़ा मुश्किल है निकालना। अगर आप खाली अपने दर्द से निकालना चाहें बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उस तक आएगी ही नहीं। हाँ। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको केस बताऊं, कुछ ही महीने पहले एक मेरे पास लड़का आया, और ये भी नहीं कि कोई छोटा मोटी उम्र का होगा, 20 साल का, तकरीबन 30 साल की उम्र होगी, मैच्योर इंसान। तो वो कहता है शायद भाई मैं वापस से जिम आया हूँ आज। मैं गायब कहाँ थे इतने टाइम, पूरी बॉडी भी खत्म हो गई तुम्हारी, क्या हुआ? तो बिल्कुल ही मतलब बॉडी बहुत अच्छी उसकी बॉडी होती थी। कह रहे बस शायद भाई बस गलत सोहबत में हो गया था और नशों में लग गया था मैं। वो कह रहे इतने नशे किए मैंने कि मैं बिल्कुल मतलब हालत मेरी खराब हो गई, अब जाकर मैं उठा तो मैं जिम आ रहा हूँ, अब मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ।
तो यही होता है कि आप जब नशों में लगते हो ना, आप किसी और चीज़ पे काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। आज हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ एशेस के नाम से या अलग अलग अब नाम दिए हुए हैं। आप जौहर की तरफ जाएंगे, वहां पे उन्होंने समझा हुआ है कि जैसे जो है एक बड़ी कोई हाई क्लास चीज है। तो मैं यही कहूँगा कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ, शुरू में मैंने बात की ना कि एक फेक वर्ल्ड में आप जी रहे हो। तो स्नैपचैट का वर्ल्ड है, इंस्टाग्राम का वर्ल्ड है, एक फेक वर्ल्ड है। इससे बाहर आके देखो कि रियल लाइफ में है क्या। बिल्कुल। ये हाई क्लास तुम्हें नजर आते हैं ना, ये इनकी ऐसी हालतें हैं कि वो किसी से मिलने के काबिल नहीं है अब। सच में इतने डिप्रेशन, इतनी परेशानियों में, और जो जिस नशों में आजकल लगे हुए लड़के कि वो चाहे कोकेन का नाम हो, किसी और नाम से आप उसको बोल दो, आइस का नशा एक होता है, वो आप कह लो, बहुत डिफरेंट नाम है। इस तरह काफी सारे नशे हैं। और इस वजह से जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं ना, तो वो खाली उनके माँ बाप जानते हैं किस तरह से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। और खुद वो जानते हैं किस तरह से वो अपने आप को सुसाइड से बचा पाए हैं, किस तरह से। बिल्कुल। मेरे पास अभी भी एक लड़का है, वो मेरे पास आता है, उसने मुझे अपनी स्टोरी पहले नहीं बताई थी, अब बताइए जाके। उसने बोला कि शाइक भाई हुआ ये कि हम लड़के इनकी स्टोरी हम जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को जानेंगे। शाइक टाइम खत्म हो गया और पता नहीं चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और हमने आपके साथ बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया आपका आज पे बुलाने के लिए भी खासकर, और मेरे इंस्टाग्राम भी अगर आप बताएं तो अच्छा है। बिल्कुल, SQ फिटनेस के नाम से SQ Fitness 11, SQ Fitness 11 ये मेरा इंस्टाग्राम भी है, और SQ Fitness के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी स्टार्ट किया है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मैं उसके फ्री ऑफ चार्ज जो है वो मैं उसको गाइडेंस देता हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ साथ शायद आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हो गया। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह हाफिज़।